नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 312 के अंदर आईपीआर के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं विपो। वर्ल्ड, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसको हिंदी में हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से इसको जानते हैं। आज इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी संधियां आती है, यानी कि ट्रीटी इसके अंदर कौन कौन सी आती है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको विपो को पढ़ने से पहले हमने गेट और WTO के बारे में चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि इन सभी का आपस में लिंक बना हुआ है। सबसे पहले हमने गेट के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि गेट से ही उत्पत्ति हुई थी हमारे WTO की, और WTO के जब बारे में हमने पढ़ा था तब उसके अंदर हमने कुछ डिस्कशन किया था विपो के बारे में। तो ये सभी चीज़ें आपस में किसी न किसी कारण से लिंक है। इसी कारण से आप अगर आप विपो को देखेंगे तो ये आपके समझ में तो आएगा, लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पूरा समझने के लिए सबसे पहले आप गेट के बारे में देखें, उसके बाद में आप WTO, और इसी क्रम में इसको आगे से आगे पढ़ते हुए चलना, ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना और चीज़ें अच्छे से आसानी से सरल भाषा में समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं विपो के बारे में। तो विपो का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका पूरा हिंदी में नाम होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्या इसका हिंदी में क्या नाम होता है, तो ये भी आप याद रखना। हिंदी के अंदर इसका पूरा नाम होता है विश्व बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना। ये इसका हिंदी के अंदर इसका पूरा नाम होता है, ये हमको पता होना चाहिए। आप इंग्लिश शब्द याद रखना, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी हिंदी तो हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर विपो के अंदर देखेंगे इसका सामान्य परिचय क्या है, यानी सामान्य परिचय के अंदर हम देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है, किसके अंदर रहकर ये कार्य करता है, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और यह इसका वर्ल्ड के अंदर इसके वर्तमान में क्या पोजीशन है, कितने सदस्य देश हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो हमारा सामान्य जो परिचय रहेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। सामान्य परिचय, अगर विपो के बारे में आपसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि विपो पर डायरेक्ट ये प्रश्न, इसमें से भी 2 से 3 तरह से बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव, जो हम अभी देखेंगे 1 लाइन के अंदर, उनमें से क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न बनेगा विपो के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे आप एज इट इज उसको वैसे के वैसे लिखना, और कुछ शब्द अपने हिसाब से ऐड कर देना और पैराग्राफ के फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है ना। और एक प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव, और हमारे पैराग्राफ या शॉर्ट के अंदर इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ में हम इसका देखते हैं सामान्य परिचय के अंदर हमें इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें विपो का पूरा नाम तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है। इसके मेन पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1967 में इसकी स्थापना होती है, ये हमको पता होना चाहिए। 1967 में इसकी स्थापना होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है WTO, आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है WTO और GATT की स्थापना कब होती है, क्योंकि मैं ये प्रश्न आपको साथ साथ में पूछता चलूंगा, आपके भी रिवीजन होता चलेगा और नई चीज़ें भी आपको साथ साथ में ऐड होती चलेगी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही आपको बताना है WTO और गेट की स्थापना कब होती है, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। जो विपो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर साथियों, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये हमको पता होना चाहिए। जो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये एक साथ में इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट आपको इसमें स्किप मिलेंगे। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं। जैसे हमने जब WTO पढ़ा था तब उसके हमने सदस्य देश देखे थे, उसके सदस्य देश थे 164 थे। और गेट के जो सदस्य देश थे वो जब ये गेट बना था तब उसमें सदस्य देश थे 23 सदस्य देश थे। तो इसमें कितने सदस्य देश है, तो वो हो जाएंगे 191 इसके सदस्य देश है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 191 इसके सदस्य देश हैं। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो भारत ने या फिर हम कह सकते हैं भारत कब इसका सदस्य देश बना, कब इसका सदस्य देश बना, भारत इसका कब सदस्य देश बना, तो वो हमको पता होना चाहिए। भारत इसका जो सदस्य देश बनता है वो बनता है कब बनता है, तो ईयर याद रखना 1975 के अंदर भारत इसका सदस्य देश बना था, ये हमको पता होना चाहिए। 1975 में भारत इसका सदस्य देश बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यह UN, यानी कि UN का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो विपो है, विपो को UN के अंतर्गत विपो
को एजेंसी का दर्जा कब मिला, एजेंसी का दर्जा कब मिला था, यह भी हमको याद रखना कब मिला था। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत विपो को एजेंसी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, बना कब था, 1967 में बना था। उसके कुछ वर्षों बाद ही यानी कि 1974 में इसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसको किसका दर्जा मिला था, एजेंसी का दर्जा मिला था। ये हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे इसको एजेंसी का दर्जा मिलता है तो ये किसके अंदर आ जाती है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आ जाती है और यूनाइटेड नेशन के अंदर रहकर ये कार्य करता है। जैसे ही इसको एजेंसी का दर्जा मिलता है, जैसे ही इसको एजेंसी का दर्जा कब मिला, 1974 में मिला था, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे ही इसको एजेंसी का दर्जा प्राप्त होता है और यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा कार्य करती है, यानी कि ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन किसके अंडर में रहकर कार्य करती है। तो 1974 के बाद में जैसे इसको एजेंसी का दर्जा प्राप्त होता है, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अंदर रहकर ये कार्य करने लग जाती है। और इसके बाद में जो भी ये रिपोर्ट बनाती है, जो भी ये सुरक्षा का कार्य कर रही है, वो किसके अंडर में रहकर करती है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में रहकर कार्य करती है। उसके बाद में ये रिपोर्ट बनाकर यूनाइटेड नेशन को सौंपती है और उसके बाद में जो भी निर्णय लेना रहता है, फाइनल डिसीजन जो भी इसका रहता है, वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है इसका सामान्य परिचय। 1-2 पॉइंट और इसके बचे हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम इसका इतिहास के बारे में देखेंगे। तो ये होता है इसका सामान्य परिचय। जो मेन पॉइंट है, इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में होती है। आपको बताना है WTO और गेट की स्थापना कब होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। सदस्य देश कितने हैं, 191 सदस्य देश हैं। WTO के कितने थे, तो 164 इसके सदस्य देश थे। गेट के कितने सदस्य देश थे, 23 सदस्य देश थे जब ये बना था तब, ठीक है ना। भारत ने कब हस्ताक्षर किया, 1975 में किए थे। और UN के अंतर्गत विपो को एजेंसी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1974 में। उसके बाद में ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत रहकर कार्य करने लग गई। और हम या फिर हम कह सकते हैं कि इस पर जो भी कंट्रोल होता है वो यूनाइटेड नेशन का इसके ऊपर कंट्रोल होता है। ये बातें हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसमें भारत कब इसका सदस्य देश बना था, 1975 में बना था। या फिर प्रश्न इसी को घुमाकर पूछा जा सकता है कि भारत ने कब विपो के अंदर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे, तो 1975 हो जाएगा। वो सदस्य देश बनना, और सदस्य देश कब बनेगा, जब भारत उस पर साइन करेगा तब वो वहां पर जाकर इसका सदस्य देश बनेगा। तो प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है, तो दोनों तरह से हमें तैयार रहना, ठीक है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका सामान्य परिचय 2-3 बिंदु और हैं वो हमें पता होना चाहिए। सॉरी। अब हम इसमें देखते हैं विपो का प्रमुख कार्य क्या है। अगर हम विपो को पढ़ रहे हैं तो इसका प्रमुख कार्य क्या है वो हमको पता होना चाहिए। विपो का प्रमुख कार्य क्या है, विपो का प्रमुख कार्य क्या है, ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जनरली इसके नाम से ही स्पष्ट है विपो का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार से का अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो संरक्षण करने वाला होता है वो सबसे बड़ा संगठन कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा विपो। तो यानी कि अगर हम इसका एक उदाहरण के रूप में समझे, मान लीजिए हम पर्टिकुलर किसी देश से बिलोंग करते हैं, उस देश के अंदर जो भी हमने नया इन्वेंशन किया है, हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों का आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर और भावना के आधार पर कोई नया आविष्कार किया, नई खोज की है, कोई नया रचनात्मक कार्य किया, कलात्मक कार्य किया है। तो अगर हमने कोई भी नया इन्वेंशन किया, नई खोज की, आविष्कार किए, अगर वो आविष्कार होने के बाद में हम उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और आर्थिक लाभ प्राप्त कब कर पाएंगे, जब हमारा जो अधिकार है उसका संरक्षण होगा। किसी कारणवश से उस अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाता है तो हम इस संगठन के पास में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और उस शिकायत को दर्ज करने के बाद में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो संगठन है ये हमारा संरक्षण करेगा, यानी इसको हम हमारा जो अधिकार है वो उसकी सुरक्षा करेगा और उससे हम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका पूरा फंक्शन होता है जो मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दिया। अब इसको हम थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। कार्य की बात करें तो कार्य हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप से IPR का संरक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है ये, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। IPR का संरक्षण करने वाला अंतर्राष्ट्रीय रूप से सबसे बड़ा संगठन है। यानी कि अगर हम किसी देश से बिलोंग करते हैं और वहां पर हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है IPR के क्षेत्र में, क्योंकि हम अधिकार हमें कई क्षेत्रों में मिलते हैं, तो IPR के क्षेत्र में अगर हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है तो हम इस संगठन की सहायता से हमारे अधिकारों की सुरक्षा विश्व के अंदर करवा सकते हैं या वर्ल्ड के अंदर करवा सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य रहेगा। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में हो सकता है कि कई सारे संगठन होते हैं, अलग संगठन होते हैं जिनका अपना IPR का जो नियम होता है वो अलग होता है। जैसे हम बात करें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसके अंदर
28 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो यूरोपीय महाद्वीप के अंदर जितने भी देश आते हैं, सॉरी, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर बीच में जितने भी देश आते हैं वो अपना एक अलग संगठन बनाते हैं, यूरोपियन यूनियन के नाम से उसको हम जानते हैं। तो हो सकता है वो आईपीआर के क्षेत्र में अपना वहाँ पर एक अलग संगठन बनाते हैं और वहाँ पर सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो केवल और केवल यूरोप के अंदर आने वाले, यूरोप महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये हमारे वर्ल्ड लेवल पर करता है वो, और वो केवल हम कह सकते हैं महाद्वीप के रूप में वो एक सुरक्षा का कार्य करता है आईपीआर के क्षेत्र में। ये इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के अंदर हो सकता है, अफ्रीकी महाद्वीप में हो सकता है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इन अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर अलग अलग क्षेत्र में ये आईपीआर के लिए अलग अलग संरक्षण का कार्य हो सकता है। लेकिन ये जो संस्था होती है ये पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल पूरे विश्व के लिए कार्य करती है, और अगर कहीं पे भी हमें हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं मिलती है आईपीआर के अंदर, तो हम इस संगठन के द्वारा हम अपने अधिकारों की सुरक्षा करवा सकते हैं। ये इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये इसका कार्य होता है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो वीपो है, वीपो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंधन करता है। वीपो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंधन करता है जो आईपीआर से संबंधित होती है। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इस लाइन के बारे में आपको याद रखना है। विपो क्या करता है, तो विपो, ये लाइन याद रखना, विपो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंधन करता है जो आईपीआर से संबंधित होती है। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, कार्य में क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आईपीआर का संरक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार विपो अब सबसे बड़ा संगठन है। सबसे बड़ा संगठन कब बनेगा, जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से आईपीआर के लिए अलग अलग जो जितनी भी संधियां, जैसे बुदापेस्ट संधि हो गई जो हमारे सिलेबस में, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो आईपीआर के लिए जो संधियां बनी हुई है, ट्रीटी बनी हुई है, कन्वेंशन हो सकता है या प्रोटोकॉल हो सकता है, इन तीनों में से जो भी चीज़ होगी वो आईपीआर के लिए होगी। तो मैं आपको नाम बताते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में दे रखा है मैड्रिड प्रोटोकॉल, वो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से होता है, तो उसका प्रबंधन भी यही करता है विपो। दूसरा दे रखा है बर्न कन्वेंशन, जिसका प्रबंधन मैनेजमेंट भी यही करता है। तीसरा दे रखा है बुदापेस्ट हो गया, मैड्रिड प्रोटोकॉल हो गया, बर्न कन्वेंशन हो जाएगा बुदापेस्ट ट्रीटी, ठीक है ना। बुदापेस्ट जो संधि है उसका भी प्रबंधन ये करता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो ये जो हम संधि आगे पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें हम, मराकेश ट्रीटी हो जाएगी। कौन सी ट्रीटी, मराकेश ट्रीटी, वो भी इसी के अंदर आती है। एक हो जाएगा हमारे विपो कॉपीराइट ट्रीटी हो जाएगा, वो भी इसी के अंदर आता है। एक आती है हमारे विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, वो भी इसी के अंदर आती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां होती है। इन संधियों के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो इसी प्रकार जो मैंने अभी 7-8 जो नाम बताए आपको, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन जो भी है वो उनका इस प्रकार की 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि हो सकती है। यहाँ पर प्रोटोकॉल हो सकता है, कन्वेंशन हो सकता है। उनका ये अकेला क्या करता है, प्रबंधन करता है, यानी कि उनका मैनेजमेंट देखता है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। वो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे जो आईपीआर से संबंधित होती है। और आईपीआर से संबंधित मैंने अभी आपको 4-5 जो हमारे सिलेबस में दे रखी है उनके नाम बताए, बुदापेस्ट ट्रीटी, बर्न कन्वेंशन और मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आईपीआर का से संबंधित होती है। और उनका जो संरक्षण करता है या उनका मैनेजमेंट जो रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, विपो करता है। और विपो का अंदर वर्तमान में कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती है आईपीआर से रिलेटेड, तो वो आती है 26 आती है। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये ओवरऑल इस पूरी लाइन का अर्थ होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके सामान्य परिचय की बात करें तो इसके अंदर आता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है साथियों 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और पिछले जो 4-5 पॉइंट हमने देखे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट किसके अंदर आते हैं, इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय के अंदर ये सारे पॉइंट आते हैं जो हमको पता होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को जितना भी मैंने सामान्य परिचय बताया, नॉर्मल जो इसका इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं विपो का इतिहास देखते हैं, यानी कि विपो की हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं विपो की हिस्ट्री। विपो की हिस्ट्री की बात करें, सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं विपो की हिस्ट्री या विपो का इतिहास देखते हैं। विपो का इतिहास, जो विपो का जो इतिहास है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है 5 पॉइंट इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर, लेकिन वो 5 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर हर एक के अंदर ईयर है, वो भी ईयर हमको याद होने चाहिए, और उनके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो जो विपो का जो इतिहास है
विपो बना कब था? 1967 में बना था। ये हमने इसका सामान्य परिचय देखा था, तब देखा था। इसकी स्थापना होती है 1967 में, इसकी स्थापना होती है। लेकिन विपो की जो वास्तविक जो नींव है, स्थापना कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन जो विपो की जो नींव है वो 1883 के अंदर इसकी नींव पड़ जाती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि विपो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब कब प्रचलन में आया था? 1967 में आया था। लेकिन इसकी जो नींव थी, जो इसके कार्य हमने देखा आईपीआर के लिए, वो कार्य करना कब प्रारंभ कर दिया था? तो वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 1883 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और किस कन्वेंशन के तहत? तो पेरिस कन्वेंशन के तहत इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार होते गए, कुछ और प्रोटोकॉल हुए, कुछ और कन्वेंशन हुए, और उन सभी को आपस में मर्ज करके, आपस में उनको मिलाकर एक संगठन बना दिया। उसी संगठन को विपो के नाम से जाना जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है वो अब हम आप देखते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले विपो का इतिहास की बात करें तो ये कब से स्टार्ट होता है? विपो का इतिहास होता है, शुरू कब से होता है? तो 1883 से इसकी शुरुआत होती है। ये ईयर आपको याद रखना, ठीक है ना। 1883 से इसकी शुरुआत होती है और 1883 में एक कन्वेंशन होता है। उसी कन्वेंशन को हम जानते हैं पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन, ठीक है ना। कौन सा कन्वेंशन होता है? पेरिस कन्वेंशन होता है। ये कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जब हमने पेटेंट पढ़ा था तब मैंने उसके अंदर आपको बताया था पेटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां कौन कौन सी थी? 2 थी, पीसीटी नाम से थी। एक का तो नाम था पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और एक का नाम था पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। इन दोनों के बारे में मैंने पढ़ाया था, पेटेंट पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में हमने चर्चा की थी, पेरिस कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना। तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन होता है। और यह पेरिस कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आईपीआर के क्षेत्र में सबसे पहला कदम बढ़ाया गया था, वो बढ़ाया गया था पेरिस कन्वेंशन के साथ ही बढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आईपीआर के संरक्षण के लिए, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आईपीआर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहला कदम कब उठाया गया था? तो वो उठाया गया था 1883 में उठाया गया था। और जब ये कदम उठाया गया था तब कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस कन्वेंशन हुआ। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पेरिस कन्वेंशन। इसके लिए जो 2-3 बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। पेरिस कन्वेंशन कब होता है? 1883 में होता है। और यह पहला कदम आईपीआर संरक्षण हेतु, ठीक है ना। आईपीआर के संरक्षण हेतु ये पहला कदम है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर कदम ना देकर पहला प्रयास पूछे जाए कि आईपीआर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रथम प्रयास या पहला प्रयास कब किया गया था? 1883 में किया गया था। और कौन से कन्वेंशन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस कन्वेंशन के तहत, ये हमको किया गया था, ठीक है ना। अब जब ये पेरिस कन्वेंशन हुआ था तब हमने जब पेरिस कन्वेंशन हुआ था तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एक क्षेत्र को या एक फील्ड को लिया गया था। जैसे हम बात करें आईपीआर का, जब हमने संरक्षण देखा था तब आईपीआर का जो संरक्षण है वो हम 7 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से? पेटेंट के रूप में कर सकते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं, कॉपीराइट के रूप में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के रूप में कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कर सकते हैं ट्रेडमार्क के रूप में, ट्रेड सीक्रेट के रूप में। इस प्रकार से हम कई रूप से आईपीआर का संरक्षण कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको नाम बताए उनमें से केवल एक पर डिस्कस किया गया था, किसके अंदर? पेरिस कन्वेंशन के अंदर। और किस पर डिस्कस किया गया था तो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो पेरिस कन्वेंशन के अंदर ट्रेड मार्क नहीं, पेरिस कन्वेंशन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए यह कन्वेंशन हुआ था, सुरक्षा हेतु, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको कि जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था पहला कदम था, और दूसरा याद रखना है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग अलग देशों में अलग अलग एक्ट बने हुए हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वो हुआ था पेरिस कन्वेंशन। जो मैंने अभी आपको आईपीआर के अंदर जो 6 नाम बताए थे उसमें से एक आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए ये कन्वेंशन सबसे सर्वमान्य होता है और अभी भी ये लागू है, जो किसमें मर्ज हो चुका है? विपो के अंदर ये मर्ज हो चुका है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में पेरिस कन्वेंशन होता है, उसके बाद में ये थोड़ा और आगे बढ़ता है और ईयर आता है 1886 का। 1886 का ईयर आता है। और इस ईयर में कौन सा कन्वेंशन होता है? तो इस ईयर में होता है बर्ने कन्वेंशन। बर्ने कन्वेंशन होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये इस बर्ने कन्वेंशन के बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है बर्ने कन्वेंशन होता है 1886 के अंदर। और ये जो बर्ने कन्वेंशन होता है ये किसके लिए जाना जाता है? तो अब पेरिस कन्वेंशन होगा, उसके बाद में आता है बर्ने कन्वेंशन। बर्ने कन्वेंशन पर्टिकुलर जाना जाता है, जैसे पेरिस कन्वेंशन जाना जाता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, उसी प्रकार बर्ने कन्वेंशन जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। ये किसके लिए जाना जाता है बर्ने कन्वेंशन? तो ये जाना जाता है हमारे रचनात्मक एवं कलात्मक कार्य के संरक्षण हेतु,
संरक्षण के लिए, ठीक है ना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1886 में चर्चा की गई थी कि हम किस प्रकार से रचनात्मक एवं कलात्मक कार्यों का संरक्षण कर सकते हैं। तो वो उसके लिए जो कन्वेंशन किया गया था वो किया गया था बर्न कन्वेंशन, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी किसके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और कब हुआ था, 1886 के अंदर हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये ईयर थोड़ा और आगे बढ़ा, और ये ईयर आगे बढ़कर ये ईयर थोड़ा और आगे बढ़ा, और ये बढ़कर गया मैड्रिड प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल होता है। और यह मैड्रिड प्रोटोकॉल जो होता है ये कब होता है, तो ये होता है 1891 में ये प्रोटोकॉल होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कब होता है, 1891 में होता है। और इसके अंदर ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है ये किसके लिए हुआ था, तो ये हुआ था मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था अंतर्राष्ट्रीय रूप से ट्रेड मार्क के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर हमें कोई भी व्यापार चिन्ह हमने लिया है उसके संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था मैड्रिड प्रोटोकॉल। और मैड्रिड ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्पेन एक शहर देश का नाम है, उस देश की राजधानी है मैड्रिड। और वहाँ पर ये प्रोटोकॉल होता है और ट्रेडमार्क के संरक्षण के लिए होता है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ट्रेडमार्क का संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ये ईयर थोड़ा और आगे बढ़ा, 1891 में से ये ईयर बढ़कर गया 1893 में। कब गया, 1893 में यह ईयर बढ़कर गया। और इस ईयर में क्या डिसीजन लिया था, तो इस ईयर में डिसीजन लिया था विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए, विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए, विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड, विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड इंटरनेशनल जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसको साथ साथ में याद करते चलेगा, सीक्वेंस है। 1893 के अंदर क्या होता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स की स्थापना होती है, की स्थापना। तो विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स की स्थापना होती है। कब होती है, 1893 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में यह ईयर थोड़ा और आगे बढ़ा, और उसके बाद में ईयर आता है 1967 में क्या होता है, तो क्या होता है, विपो की स्थापना होती है। यानी कि जितने भी ये सारी चीज़ें हुई थी, पेरिस कन्वेंशन हुआ था, बर्न कन्वेंशन हुआ था, मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था, और ये हुआ था विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स की स्थापना होती है। इन सभी को आपस में मर्ज करके एक संगठन बना दिया था अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और वो संगठन कौन सा था, विपो। कौन सा संगठन था, विपो संगठन था। यानी कि ये जो चारों चीज़ें हुई थी, इन चारों चीज़ों को पहले अलग अलग जगह कार्य कर रही थी, इनकी जो भी नियम शर्तें कानून जो भी थे वो अलग अलग थे, लेकिन इन सभी को आपस में एक जगह टेबल पर बिठाया गया और इन सभी को आपस में एक समूह में मर्ज कर दिया। और उस समूह को मर्ज करने के बाद में एक संगठन उभर कर आया, उस संगठन को नाम दिया गया था विपो। क्या नाम दिया गया था, विपो। और वो कब हुआ था, 1967 में हुआ था जिनेवा के अंदर। और इसी के साथ में विपो की स्थापना होती है, 1967 में विपो की स्थापना होती है। उसके बाद में ये ईयर थोड़ा और आगे बढ़ा, और ईयर आता है 1977। कौन सा ईयर आता है, 1977 का ईयर आता है। और इसी 1977 ईयर में एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को कहा गया था बुदापेस्ट ट्रीटी, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी दे रखा है। ये ट्रीटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। तो 1977 में एक और ट्रीटी होती है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बुदापेस्ट ट्रीटी, जो कहाँ पर होती है, बुदापेस्ट एक जगह का नाम है, बुदापेस्ट संधि, ठीक है ना। बुदापेस्ट संधि होती है। और बुदापेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये एक जगह का नाम है बुदापेस्ट, जो हंगरी देश के अंदर स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इस बुदापेस्ट जो ट्रीटी है इसी को वापस किसमें मर्ज कर लिया गया था, 1967 में जो विपो हुआ था इसमें इसको ऐड कर लिया। यानी कि पहले इन चार को ऐड करके विपो बनाया गया था। उसके बाद में 1977 के अंदर बुदापेस्ट ट्रीटी होती है, इसको भी मर्ज कर लिया जाता है विपो के अंदर। और उसके बाद में ये निकल कर आता है, ये जैसे ही इसको मर्ज कर लिया जाता है उसके बाद में 1974, ठीक है ना। दरअसल इसको इससे पहले लिखना था लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1974 में क्या हुआ, तो 1974 में जो विपो था, 1974 में क्या होता है, तो जो विपो था हमारा, ये विपो यूएन में एजेंसी बन जाता है, एजेंसी बनता है, ठीक है ना, एजेंसी बनता है। और ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एजेंसी के रूप में कब भाग लेता है, तो 1974 में भाग लेता है। और ये हमने सामान्य परिचय देखा था, तब हमने देखा था। तो ये होता है विपो का पूरा इतिहास। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक बार हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। विपो का इतिहास हम चर्चा कर रहे हैं। विपो का इतिहास में शुभारंभ कहाँ से होता है, तो वो होता है 1883 में इसका शुभारंभ होता है। और किस कन्वेंशन के तहत होता है, तो पेरिस कन्वेंशन के तहत होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर के क्षेत्र में उसके संरक्षण के लिए पहला प्रयास कब किया गया? 1883 में किया गया था। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सुरक्षा हेतु ये किया गया था, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में यही ईयर आगे बढ़ा, 1886 आया, बर्न कन्वेंशन हुआ, जो कि रचनात्मक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयास। उसके बाद में आता है हमारे बर्न कन्वेंशन के बाद में आता है माद्रिद प्रोटोकॉल, जो कि माद्रिद कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे स्पेन के अंदर स्थित है, जो कि 1891 में होता है ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए। उसके बाद में ईयर आता है 1893। इसमें क्या होता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स की स्थापना होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ये ईयर आगे बढ़कर 1967 आता है, जिसके अंतर्गत 1967 के अंदर क्या किया जाता है? तो जितने भी पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, बुदापेस्ट और एक होता है माद्रिद प्रोटोकॉल, इन सभी को आपस में मर्ज किया गया, आपस में मिलाया गया। और मिलाने के बाद में एक संगठन उभर कर आया और उस संगठन को नाम दिया गया था हमारे विपो। उस संगठन को क्या नाम दिया गया था? विपो नाम दिया गया था। और यही विपो आगे जाकर 1974 में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एजेंसी बनता है और इसी के अंतर्गत रहकर एक कार्य करता है, ये हमको पता होना चाहिए। और 1977 में एक और ट्रीटी होती है, बुदापेस्ट ट्रीटी, जो कि हंगरी के अंदर स्थित है बुदापेस्ट। और वहाँ पर एक और ट्रीटी होती है, जो ये ट्रीटी किसके लिए थी? तो मैं आपको ऐसे बोलकर बता देता हूँ, और हालांकि इस पर हम और चर्चा करेंगे। जो बुदापेस्ट जो ट्रीटी है, जनरली जो भी पेटेंट के लिए पेटेंट के लिए जो भी हमने आविष्कार किए हैं, वो आविष्कार के लिए हमें क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है। तो जिस का हमने आविष्कार किया है, उस आविष्कार के लिए यदि किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हमने नया आविष्कार किया है, तो उस सूक्ष्म जीवों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण करना इस ट्रीटी के अंतर्गत आता है। इस ट्रीटी के अंतर्गत आता है कि हम जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी प्रकार का आविष्कार किया है सूक्ष्म जीव की सहायता से, अब उस सूक्ष्म जीव का मुझे क्या करना है? संरक्षण करना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है उसमें और जो मैंने आविष्कार किया है मेरे जाने के बाद में हो सकता है उसी सूक्ष्म जीव पर भविष्य में कोई तीसरा व्यक्ति आकर उस पर वो नया आविष्कार प्रारंभ करे और नई नई खोज करने लग जाए। तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता लेने के लिए जो संधि हुई थी, वो हुई थी बुदापेस्ट ट्रीटी हुई थी, जो कब हुई थी? 1977 में हुई थी, हंगरी के अंदर बुदापेस्ट में हुई थी। ये हमको पता होना चाहिए। जो मेन जो ट्रीटी थी वो मैंने बता दिया आपको। और मेन ट्रीटी हमारे जो सिलेबस में दे रखा है, बुदापेस्ट दे रखा है, बर्न दे रखा है और माद्रिद प्रोटोकॉल दे रखा है। इनके बारे में भी मैंने मेजर जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अब इसके एडवांटेज क्या है वो इनके आधार पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले आओ इसका। और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो अपने सभी साथियों के साथ में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर देखते हैं हमारे विपो के, हमने इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला हमने इसका सामान्य परिचय देखा, वो कंप्लीट हो गया हमारे। उसके बाद हमने इसका इतिहास देखा, वो कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं विपो की अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण संधियाँ कौन कौन सी है, ट्रीटी कौन कौन सी है विपो के अंतर्गत, ठीक है ना। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जनरली विपो के अंदर 4 से 5 जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, उन ट्रीटी के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ में केवल नाम हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रीटी भी विपो के अंतर्गत आती है। क्योंकि जब हमने सामान्य परिचय देखा था तब हमने इसमें देखा था इसके जो विपो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कितने 26 ट्रीटी का प्रबंधन करता है, इनकी मैनेजमेंट करता है, उनका रखरखाव करता है कि उसको किस प्रकार से इनका संचालन करना है, किस प्रकार से हमें किस के बारे में आईपीआर का संरक्षण किस प्रकार से करना है, उसके बारे में पूरा वो मैनेजमेंट रखने का काम करता है। कौन? विपो। और कितनी संधियों का करता है? 26 संधियों का यह प्रबंधन करता है। तो उसमें से 5-6 के बारे में तो नॉर्मल हमको पता होना चाहिए और हमारे सिलेबस में उनके बारे में तो हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, विपो की अंतर्राष्ट्रीय संधियां, विपो की अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ठीक है ना। विपो की अंतर्राष्ट्रीय संधियां कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो विपो की संधियों की बात करें तो विपो की जो प्रमुख संधियां हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे जो विपो की जो प्रमुख संधियां होंगी उनमें सबसे पहला नाम आता है इसमें जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इसमें माद्रिद प्रोटोकॉल। माद्रिद प्रोटोकॉल दूसरा आएगा इसके अंदर माद्रिद प्रोटोकॉल। और ये माद्रिद प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन की राजधानी माद्रिद के अंदर हुआ था, ठीक है ना। कई जगह इसको माद्रिद लिखा जाता है, कई जगह इसको माड्रिड लिखा जाता है। तो इंग्लिश जो टर्म होता है वो होता है इसका MADRID होता है, ठीक है ना। अब इसको आप जिस तरह से आप बोलना चाहो उस तरह से बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है माद्रिद प्रोटोकॉल। दूसरा आता है इसमें बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन, बर्न कहाँ किस जगह स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह का नाम है बर्न, वहाँ पर से ये कन्वेंशन होता है। और स्विट्जरलैंड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन है उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जैसे हम चर्चा करें हाल ही में अभी 3 के बारे में तो हमने चर्चा की। पहला हमने चर्चा की थी गेट का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर था, WTO का भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में
इसका भी विपो का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो हमने देखा, इसके अतिरिक्त WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका मुख्यालय भी यहाँ पर, और कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे मीटिंग्स जो होती है वो कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज जो होती है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ा आप याद रखना स्विट्जरलैंड के बारे में। इसके बाद में नंबर 3 आती है हमारे बुदापेस्ट ट्रीटी। बुदापेस्ट संधि, बुदापेस्ट संधि आती है, और बुदापेस्ट कहाँ पर स्थित है तो ये हंगरी एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है चौथी जो संधि आती है वो आती है मराकेश संधि। कौन सी संधि? मराकेश संधि। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नंबर 5 पर आती है हमारे, नंबर 5 पर आती है विपो, नंबर 5 पर आती है विपो कॉपीराइट संधि। नंबर 5 पर आती है कौन सी? विपो कॉपीराइट संधि। और नंबर 6 की बात करें साथियों तो नंबर 6 पर आती है विपो, 5 पर आती है विपो कॉपीराइट संधि, और नंबर 6 पर आती है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम। ये एक संधि का नाम है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम संधि, ठीक है ना। या एंड की जगह आप यहाँ पर और लिख लेना, ठीक है ना। यह संधि आती है, ये संधि 6 का हमको नाम पता होना चाहिए, और हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो केवल 3 के बारे में दे रखा है, माद्रिद, बर्ने और हंगरी, या बुदापेस्ट ट्रीटी के बारे में दे रखा है। ये हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो इन तीनों के साथ साथ में आप ये तीनों के नाम याद रखना, मराकेश, विपो और विपो परफॉर्मेंस और फोनोग्राम ट्रीटी। इन 6 के बारे में हमको पता होना चाहिए, और इन 6 के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक चर्चा करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माद्रिद प्रोटोकॉल, बर्ने कन्वेंशन, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बुदापेस्ट ट्रीटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसके बारे में हमको याद नहीं रखना है, क्योंकि जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया। जो माद्रिद प्रोटोकॉल है इसके बारे में जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हमें इसमें केवल ये याद रखना है कि जो माद्रिद प्रोटोकॉल है इसमें हमें केवल 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला तो ये कब हुआ था, सबसे पहला तो ये याद रखना है कि ये जो माद्रिद प्रोटोकॉल है, माद्रिद प्रोटोकॉल कब हुआ था उसके बारे में हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो माद्रिद प्रोटोकॉल कब हुआ था तो ये हुआ था 1891 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? स्पेन के अंदर हुआ था। और ये क्या है, स्पेन की क्या है, राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले समय में, अभी तो हम ग्रेजुएशन लेवल यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम कई सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, और उसके अंदर वर्ल्ड मैप आता है या वर्ल्ड का जीके आता है। तो उसके अंदर अगर हमें किसी कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे लिए वर्ल्ड मैप पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसके बारे में भी याद रखना आप। स्पेन की राजधानी क्या है तो वो हो जाएगी माद्रिद हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये प्रोटोकॉल है माद्रिद प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल किसका संरक्षण करता है? यह प्रोटोकॉल किसका संरक्षण करता है, ये इसके बारे में हमको याद रखना है। तो जो माद्रिद प्रोटोकॉल है ये जनरली किसका संरक्षण करता है तो ये करता है ट्रेड मार्क का संरक्षण करता है। ट्रेड मार्क का संरक्षण करता है, यानी कि व्यापार चिन्ह जो भी है ट्रेडमार्क यानी कि जो व्यापार चिन्ह जो जिन माध्यमों से किसी प्रोडक्ट की पहचान की जाती है उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये संरक्षण करते हैं। अब ट्रेडमार्क का संरक्षण कर रहा है तो अल्टीमेटली किसका संरक्षण हो रहा है? ट्रेडमार्क का संरक्षण तो हो रहा है। साथ में ट्रेडमार्क किसने बनाया है ट्रेडमार्क को, तो ये किसने बनाया? तो ट्रेडमार्क के मालिकों का मालिक, और किसका मालिक? तो जिसने ट्रेडमार्क बनाया, ट्रेडमार्क का संरक्षण। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ट्रेडमार्क के मालिकों का संरक्षण किस ट्रीटी के तहत होता है, तो या प्रोटोकॉल के तहत होता है, माद्रिद प्रोटोकॉल, या सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ट्रेडमार्क के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, तो माद्रिद प्रोटोकॉल कार्य करता है। अब हमें मान लीजिए कोई भी बिजनेस करना है हमको किसकी सहायता से? ट्रेडमार्क यानी कि व्यापार चिन्ह की सहायता से। अब हमें अगर वो व्यापार चिन्ह लेना है तभी तो उसका संरक्षण होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हमें किसी भी मोबाइल का सेल करनी है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, जैसे हम बात करें एप्पल का, तो एप्पल का जो लोगो होता है वो एप्पल का जो फल होता है उसी के जैसा होता है। इस प्रकार से उसका लोगो आता है एप्पल के फ़ोन का। तो एप्पल के फ़ोन का जो ये लोगो है, इस लोगो का या इस चिन्ह के नाम से ही एप्पल मोबाइल मार्केट में मिलते हैं, वो लोग उसे पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो इस चिन्ह को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम इस प्रोटोकॉल के तहत हमें क्या लेना पड़ेगा? इस
जो ये माद्रिद प्रोटोकॉल है, अगर हमें कोई सा भी व्यापार चिन्ह लेना है, व्यापार चिन्ह लेने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? माद्रिद प्रोटोकॉल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये वाला लोगो प्राप्त होगा, ठीक है ना। व्यापार चिन्ह लेने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद हमें ये इस प्रकार का लोगो प्राप्त हो जाता है, और जैसे हमें लोगो प्राप्त होता है हम उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें मान्यता प्राप्त हो जाती है और हम कई देशों में इस लोगो की सहायता से हमारा व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में दो पाँच जो चीज़ें हैं वो और हम देख लेते हैं। जो जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हमें लोगो प्राप्त हो जाता है, तो ये लोगो कितने वर्ष तक वैलिड रहता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये कितने वर्ष तक वैलिड रहता है? 10 वर्ष तक मान्य रहता है, यानी कि 10 वर्ष तक हम जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ, लोगो प्राप्त हुआ, हम इसको इस लोगों की सहायता से 10 वर्ष तक हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से। और जैसे ही 10 वर्ष खत्म होते हैं वापस से इसको हमें क्या करवाना पड़ता है? रीन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है ना। रीन्यू करवाते ही ये वापस से चालू हो जाता है, और जैसे ही चालू होता है तो यह क्या होता है? तो कई देशों में मान्य होता है, कई देशों में मान्य, यानी कि अगर हमने इस प्रोटोकॉल के तहत कोई भी ट्रेडमार्क जो व्यापार चिन्ह है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए मान्य होगा, और उस व्यापार चिन्ह की सहायता से हम व्यापार कर सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये ओवरऑल इसका पूरा व्यू होता है, जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया। उसके अंदर आप पूरी रामायण लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो अगर एक बार में हम ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है या लोगो मिल जाता है तो कई सारे देशों से हम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं हमें, और साथ ही साथ में हमारे जीवन स्तर में सुधार होता है। तो इसके कई सारे फायदे होते हैं, वो आप अपने आधार पर लिख सकते हो, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं बर्न कन्वेंशन। दूसरा हो जाएगा हमारा बर्न कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? बर्न कन्वेंशन की चर्चा करें तो बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये होता है हमारा, कब होता है ये? 1886 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो यह स्विट्जरलैंड में यह कन्वेंशन होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कार्य क्या करता है यह बर्न कन्वेंशन? क्या कार्य करता है तो वो भी आपको याद रखना है। बर्न कन्वेंशन क्या कार्य करता है? तो यह रचनात्मक व कलात्मक कार्यों का क्या करता है? कार्य का संरक्षण करता है, कार्य का संरक्षण करता है, ठीक है ना। रचनात्मक व कलात्मक कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण करता है। या फिर मैं कह सकता हूँ इस दोनों शब्द की जगह मैं एक शब्द और प्रयोग कर सकता हूँ, और वो शब्द हो जाएगा कौन सा? कॉपीराइट। क्योंकि अल्टीमेटली कॉपीराइट भी तो हमें इन्हीं चीज़ों पर प्राप्त होता है। जो कॉपीराइट होता है वो रचनात्मक और कलात्मक कार्यों पर ही हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपीराइट। जैसे हमने जब कॉपीराइट पढ़ा था तब इसके अंदर हमने कई सारे देखे थे जिन पर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे हम मूवी हो गई कोई भी, इसके साथ में हम बात करें संगीत हो गया, चित्र हो गया, कोई भी डेटाबेस हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, पुस्तक, कई सारी पुस्तकें होगी, इन पर हम क्या ले सकते हैं? कॉपीराइट ले सकते हैं। तो दोनों शब्द हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों का हमें इससे क्या मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना है, इसमें एक लाइन याद रखना है, लेकिन फोटोग्राफी व सीमेनेटोग्राफी का संरक्षण नहीं होता है। जो यह जो कन्वेंशन है संरक्षण नहीं, जो ये जो कन्वेंशन है बर्न कन्वेंशन, ये बर्न कन्वेंशन ओवरऑल जितने भी रचनात्मक एवं कलात्मक कार्य होंगे उनका अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये संरक्षण करने का कार्य करेगा। अगर किसी देश के अंदर उसका संरक्षण नहीं हो रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसका संरक्षण करने का कार्य करेगा। लेकिन फोटोग्राफी और सीमेनेटोग्राफी का ये संरक्षण नहीं करेगा, ये आपको मेन रूप से याद रखना है। और प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाता है कि फोटोग्राफी और सीमेनेटोग्राफी का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन या कौन सा कन्वेंशन के तहत नहीं होता है? तो वो होता है बर्न कन्वेंशन के तहत नहीं होता, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद में एक दो पॉइंट और इसके हैं जो वो हम देख लेते हैं। और भारत ने इस पर कब साइन किया या भारत इसका सदस्य देश कब बना? सदस्य देश कब बना भारत इसका? तो सदस्य देश बना था 1928 में इसका सदस्य देश बना था। और क्योंकि 1886 में होता है तो उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, फिर भी अंग्रेजों ने इसका सदस्य देश बनना स्वीकार किया बर्न कन्वेंशन के अंदर। ये इसके बारे में 4-5 जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं बुदापेस्ट ट्रीटी को।
ये कन्वेंशन और ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं इसमें केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो बुक के अंदर इसको अच्छे से दे रखा है, वहाँ से आप इसकी थ्योरी आसानी से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर केवल जो मेन चीज़ें वही बताना पॉसिबल हो पाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप वहाँ से बुक में से देख लेना थ्योरी। मैं यहाँ पर आपको केवल मेन जो इसके बातें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि अगर मेन बातें हमें पता है तो उसके आसपास की चीज़ों को हम आसानी से रिलेट करके उन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगला तीसरा आता है हमारे बुदापेस्ट संधि, ठीक है ना। इसी को बुदापेस्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और बुदापेस्ट ट्रीटी कब होती है? 1977 में होती है, ठीक है ना। कब होती है? 1977 में होती है। और कौन सी जगह पर होती है? तो हंगरी एक जगह का नाम है या एक देश का नाम है, वहाँ पर यह ट्रीटी होती है, बुदापेस्ट ट्रीटी, ठीक है ना। और ये बुदापेस्ट जो ट्रीटी हुई थी इसके पीछे का प्रमुख कार्य क्या था? जो बुदापेस्ट ट्रीटी हुई थी इसके पीछे का प्रमुख कार्य क्या था? जैसे हमने देखा माद्रिद प्रोटोकॉल का ट्रेडमार्क का प्रमुख रूप से कार्य करता है संरक्षण के लिए। बर्न कन्वेंशन रचनात्मक कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, सिवाय फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी को छोड़कर। उसके बाद में आता है बर्न कन्वेंशन। तो बर्न कन्वेंशन बुदापेस्ट संधि आती है, ये किसके संरक्षण के लिए कार्य करती है? तो ये जनरली पेटेंट के लिए उपयोगी, हमने पेटेंट के लिए जो भी उपयोगी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया है, पेटेंट हमको किस पर दिया जाता है? तो जनरली आविष्कार के क्षेत्र में हमको पेटेंट दिया जाता है, और कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पेटेंट हमें आविष्कार के लिए दिया जाता है। यदि हमने आविष्कार के लिए अगर किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया है तो उसके संरक्षण के लिए हमें यह संधि मोटिवेट करती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह उसके लिए कार्य करती है। इसका कार्य क्यों करती है? तो इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्मजीव की सहायता से नया आविष्कार किया गया है, उस पर कार्य करके हो सकता है वो व्यक्ति आने वाले समय में नहीं रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको खोजा था उसी खोज पर अगर कोई नया व्यक्ति कार्य करता है और उसकी खोज को आगे बढ़ाता है और उसका और अधिक से अधिक मानव और जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकता है, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ट्रीटी को लाया गया। इस ट्रीटी को लाया गया, बुदापेस्ट ट्रीटी को, और धीरे धीरे इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया और वर्तमान में ये इसी के ऊपर लगी हुई है, ठीक है ना। तो पेटेंट के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव, पेटेंट के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव का अंतर्राष्ट्रीय, पेटेंट के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव का अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण करने की मान्यता प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है, ये हमको पता होना चाहिए। या फिर आप पेटेंट की जगह अगर आविष्कार लिखोगे तो अच्छा शब्द रहेगा। आविष्कार के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीवों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण करने की यह मान्यता देता है, ताकि भविष्य में हम इन सूक्ष्मजीवों पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर और अधिक कार्य करके मानव और जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक उपयोगी उत्पाद का सृजन कर सकें। ये इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य है, बुदापेस्ट ट्रीटी का, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो विपो कंप्लीट होता है। विपो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसका हिस्ट्री देखी, उसके बाद में इसके प्रमुख जो भी ट्रीटी थी उनके बारे में हमने देखा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी उमंग, इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।